नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। एचपी डिपार्टमेंटल एग्जाम की सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज से हम जिस नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे या जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है रिटायरमेंट बेनिफिट। पिछले सालों के जितने भी एचपी डिपार्टमेंटल एग्जाम के पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब किसी सरकारी विभाग से एक निश्चित समय के बाद अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर होता है तो सरकार के द्वारा उसे कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं और ये बेनिफिट ही रिटायरमेंट बेनिफिट कहलाते हैं। इन बेनिफिट में मुख्य रूप से कौन कौन से बेनिफिट शामिल किए जाते हैं उनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में वन बाय वन चर्चा करेंगे। इन बेनिफिट में मुख्य रूप से जो फर्स्ट बेनिफिट है वह है रिटायरमेंट पेंशन, जिसे कि हम सुपर एन्युएशन पेंशन भी कहते हैं। सेकंड है एनहांस्ड फैमिली पेंशन और थर्ड है नॉर्मल फैमिली पेंशन। फोर्थ है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। फिफ्थ है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। इन पांचों बेनिफिट को रिलीज करने की और उन्हें सैंक्शन करने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह कंसर्न पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है। तो इन पांचों बेनिफिट का रिलीज करने का तथा उन्हें सैंक्शन करने की अथॉरिटी कौन सी होती है? कंसर्न पे एंड अकाउंट ऑफिसर। नेक्स्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है वह है लीव इन कैशमेंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है वह है CGE-GIS सेविंग फंड। इन दोनों रिटायरमेंट बेनिफिट अर्थात लीव इन कैशमेंट एंड CGE-GIS सेविंग फंड को सैंक्शन करने की तथा रिलीज करने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह है हेड ऑफ ऑफिस, अर्थात उस ऑफिस का जो हेड है वह ही ऑथोराइज्ड है। लेकिन इन सभी बेनिफिट को अवेल करने के लिए और लेने के लिए जो मेन कंटेंट है वह है क्वालिफाइंग सर्विस। इनमें से जितने भी बेनिफिट हैं वह ज़्यादा से बेनिफिट जो है उनकी कैलकुलेशन के लिए जो मेन सोर्स है वह है क्वालिफाइंग सर्विस, अर्थात क्वालिफाइंग सर्विस पर ही ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं कितने दिए जाएंगे क्वालिफाइंग सर्विस पर ही डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी को बेस मानते हुए मैक्सिमम रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन की जाती है। तो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड वह पीरियड होता है जिसको पूरा करने के बाद ही एक एम्प्लॉय विशेष रिटायरमेंट बेनिफिट को लेने का हकदार बन सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो मिनिमम 10 ईयर का जो क्वालिफाइंग सर्विस का पीरियड है वो किसी एम्प्लॉय विशेष को पूरा करना होगा और इसके बाद ही उसे सभी रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाएंगे। तो
मिनिमम कितने साल की सर्विस, रेगुलर सर्विस, और ये 10 ईयर का जो पीरियड है ये रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितने साल एक एम्प्लॉय विशेष की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए ताकि वह रिटायरमेंट बेनिफिट ले सके, तो वह है मिनिमम 10 इयर्स। तो क्वालिफाइंग पीरियड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो इसकी कैलकुलेशन करने का सिंपल फार्मूला है डेट ऑफ रिटायरमेंट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिस दिन कोई एम्प्लॉय विशेष रिटायर होने जा रहा है उसमें से उस एम्प्लॉय विशेष ने जिस दिन ज्वाइन किया था उसको हम लेस करते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस रहता है वह क्वालिफाई पीरियड कहलाता है, वह क्वालिफाई पीरियड कहलाता है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन करते समय कुछ फैक्ट को हमें ध्यान में रखना होता है। तो मेनली ये फैक्टर कौन से हैं जो कि क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान में रखने होते हैं? उनमें सबसे पहला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय विशेष ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है और वो भी विदाउट मेडिकल, कैसे? विदाउट मेडिकल। दूसरा, अपने प्राइवेट अफेयर के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, तो इन लीव्स का जो पीरियड होगा उसे क्वालिफाइंग सर्विस में ऐड नहीं किया जाएगा। तो कौन सा? विदाउट मेडिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर प्राइवेट अफेयर। ये जो पीरियड होगा इसे भी क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन करते समय जो हमारे पास टाइम आएगा उसमें से लेस किया जाता है। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कारणवश या अपने कार्य को सही ढंग से ना करने के कारण सस्पेंड हुआ है और ये जो सस्पेंशन है ये मेजर है, अर्थात उस पर हैवी जुर्माना लगाया गया है, तब इस सस्पेंशन का जो पीरियड है वह भी क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन करने का जो पीरियड आता है उसमें से लेस किया जाता है। थर्ड, अगर किसी एम्प्लॉय विशेष का ट्रांसफर हुआ है और उसे दूसरे स्टेशन पर ज्वाइन करने के लिए जितना समय दिया गया था उससे ज्यादा का समय अगर वो अवेल करता है तो ज्वाइनिंग टाइम से जो एक्स्ट्रा समय वो अवेल करता है उसका जो पीरियड है वह भी क्वालिफाइंग सर्विस में से लेस किया जाता है। इसके साथ डाइस लोन का जो पीरियड है वह भी क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन करते समय लेस किया जाता है। तो जब भी हम क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन करते हैं तो इन मेन फैक्टर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विदाउट मेडिकल और फॉर द प्राइवेट अफेयर्स के टाइम को लेस किया जाता है, मेजर सस्पेंशन के पीरियड को लेस किया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम के या ओवर अवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम का जो पीरियड है उसे लेस किया जाएगा तथा डाइस लोन का जो पीरियड है उसे भी लेस किया जाता है। इसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग सर्विस की अगर कैलकुलेशन करते समय अगर हमारा मान लो कि 20 इयर्स और 3 मंथ का टाइम आता है तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो 3 मंथ से ज्यादा का समय, चाहे वो 4 मंथ हो, 5 मंथ हो, 6 मंथ हो, तो उसे हम राउंड ऑफ करते हुए 6 मंथ मानते हैं। कितने मंथ मानते हैं? 6 मंथ। 3 मंथ से ऊपर से लेकर जो भी टाइम पीरियड है और 9 मंथ से पहले, 6 मंथ से लेकर और 9th मंथ का जो टाइम है
इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसे रोंडो मानते हुए हम 6 मंथ कंसिडर करते हैं। इसके साथ ही 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का अगर कैलकुलेशन क्वालिफाइंग सर्विस की कैलकुलेशन करते समय जो समय आता है उसे हम कंप्लीट ईयर मानते हैं। तो क्या मानेंगे उसे? कंप्लीट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस हो जाती है 20 ईयर्स एंड 2 मंथ, तब हम उसकी क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे 20 मंथ। कितनी मानेंगे? 20 मंथ मानेंगे। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेशन करके आती है 20 ईयर्स एंड 4 मंथ, तब हम उसका जो क्वालिफाइंग पीरियड है उसे 20 ईयर और 6 मंथ कंसीडर करेंगे। इसके साथ अगर मान लो किसी एम्प्लॉय विशेष की क्वालिफाइंग सर्विस आती है 20 ईयर एंड 8 मंथ, कितनी आती है? 20 ईयर एंड 8 मंथ, तब भी हम उसके क्वालिफाइंग ईयर को क्या मानेंगे? 20 ईयर एंड 6 मंथ। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय विशेष की क्वालिफाइंग सर्विस आती है 20 ईयर 10 मंथ, तब हम उसकी क्वालिफाइंग सर्विस को 21 ईयर कंसीडर करेंगे। तो जब भी हम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे तब हम इन फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। अपने आने वाली वीडियोस में हम इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।